हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एनाटॉमी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है और ट्रिकी भी है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आपके जो भी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी आपका स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर आपका सेंट्रल बोर्ड के एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में क्या क्या है दिखते हैं एक बार। नंबर 1 क्या बोला है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी इज कॉल्ड एज। क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ क्या बोला है, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ऑर्गन्स एंड बॉडी इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ऑर्गन्स एंड बॉडी, उसको हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी। क्या कहेंगे, सबको पता है स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ऑर्गन्स एंड बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी, इसको हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे, है ना, एनाटॉमी कहेंगे। तो देखते हैं फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं। फिजियोलॉजी आपका किसको कहते हैं, फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शन को स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी कहेंगे। और स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ऑर्गन, स्ट्रक्चरल फीचर्स, जो स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी दिया हुआ है, मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट, उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट देखेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्टडी सेल और टिश्यू की स्टडी किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल, इसको हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे। फिजियोलॉजी क्या कहेंगे, लिविंग फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। और आपका एनाटॉमी किसको कहेंगे, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी। कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा डिफरेंस है बट कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज नोन एज। ब्लड सेल फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, हेमोलाइसिस, हेमोस्टेसिस या फिर हेमोपोइसिस या फिर हेमोडायनेमिक्स। क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल को हम क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, इसको हम क्या कहेंगे, यस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल को हम क्या कहेंगे, हेमोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इसको हम क्या कहेंगे, हेमोपोइसिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो हेमोलाइसिस क्या है देखते हैं। हेमोलाइसिस हो जाएगा आपका द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल को ब्रेकडाउन करने का तरीका क्या कहते हैं, हेमोलाइसिस क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। और हेमोस्टेटिस क्या है, हेमोस्टेटिस रेफर्स टू नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू एन इंजुरी। अगर इंजुरी हुआ तो नॉर्मली जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको क्या कहेंगे, हेमोस्टेसिस कहेंगे। और हेमोडायनामिक्स किसको कहेंगे, हेमोडायनामिक्स रेफर टू द फिजिकल स्टडी ऑफ फ्लोइंग ऑफ ब्लड एंड ऑल द सॉलिड स्ट्रक्चर सच एज आर्टरीज थ्रू व्हिच इट फ्लोज, उसको हम क्या कहेंगे, हेमोडायनेमिक्स कहेंगे। हेमोडायनेमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फ्लोइंग ब्लड, कितना ब्लड फ्लो कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, हेमोडायनेमिक। हेमोलाइसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। हेमोस्टेसिस क्या है, रेफर टू ब्लड क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू एन इंजुरी। और हेमोपोइसिस किसको कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, इसको क्या कहेंगे हम, हेमोपोइसिस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इज, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सी है? लिवर है, लिम्फ नोड है, स्प्लीन है या फिर पेनक्रियास है? लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सी है? आप बताइए लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन क्या है? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर प्रीमियर देख रहे हो तो लाइव कमेंट भी कर सकते हो, नहीं अगर बाद में देख रहे हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सी है। यस, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन आपका स्प्लीन हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा आपका लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। अगर इस यहाँ पे कहता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सी है तो हम क्या कहते हैं? लिवर कहते हैं ना। लार्जेस्ट ऑर्गन कहता तो हम लिवर कहते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? लिम्फेटिक ऑर्गन बोला है, लिम्फेटिक, ध्यान दीजिए, लिम्फेटिक ऑर्गन बोला है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्प्लीन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टिटेनस इज ऑल्सो नोन एज, टिटेनस को और हम क्या कहते हैं? मार्च फीवर, लॉकजॉ, डम डम फीवर या फिर इंजरी। टिटेनस को और हम क्या कहेंगे? टिटेनस को और हम क्या कहेंगे? ऑल्सो नोन एज यस, टिटेनस को हम क्या कहेंगे? लॉकजॉ कहेंगे, लॉकजॉस कहेंगे, लॉकजॉस कहेंगे। टिटेनस इज ऑल्सो नोन एज लॉकजॉ। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कंडीशन इन विच अमाउंट ऑफ यूरिन इज डिक्रीज इज नोन एज, यूरिन डिक्रीज होने का उसको हम क्या कहते हैं? अगर आपका यूरिन डिक्रीज हो गया उसको हम क्या कहेंगे? एनोरिया, ओलिगोरिया, ग्लाइकोसोरिया या फिर पॉलीयूरिया, क्या कहेंगे? कंडीशन इन विच अमाउंट ऑफ यूरिन इज डिक्रीज इज नोन एज, यस, इसको हम क्या है कहेंगे? ओलिगोरिया, ओलिगोयूरिया कहेंगे, ओलिगोयूरिया कहेंगे। कंडीशन इन विच अमाउंट ऑफ यूरिन इज डिक्रीज, आपका यूरिन डिक्रीज हो जाती है उसको हम क्या कहेंगे? ओलिगोयूरिया कहेंगे, ओलिगोयूरिया कहेंगे। एनोरिया क्या किसको कहते हैं? एनोरिया आपका किसको कहते हैं? एनोरिया इज डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ एनी यूरिन आउटपुट, आपका एब्सेंस ऑफ एनी यूरिन आउटपुट, इसको हम क्या कहेंगे? एनोरिया। एनोरिया क्या क्या है? जिसमें आपका यूरिन नहीं निकलती है, यूरिनेशन नहीं होती है, उसको हम क्या कहेंगे? एनोरिया। ओलिगोरिया क्या है? आपका डिक्रीज हो जाती है यूरिन, डिक्रीज हो जाती है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? ओलिगोरिया। और ग्लाइकोसूरिया क्या इसको कहेंगे? द प्रेजेंस ऑफ glycosuria is the presence of reducing sugar in the urine such as glucose, galactose, lactose, fructose etc. इसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोसूरिया। प्रेजेंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, यूरिन में अगर रिड्यूसिंग शुगर पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। और पॉलीयूरिया क्या है? पासिंग एब्नॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, पॉलीयूरिया किसको कहेंगे? लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन अगर पास हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीयूरिया। अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ओलिगोयूरिया। और अगर एब्सेंस है यूरिन उसको हम क्या कहेंगे? एनोरिया कहेंगे, है ना। एक बार देख लेना, याद हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इनमें से यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन कौन सी है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, क्या यूरिनरी सिस्टम आपका ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट करती है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच को रेगुलेट करती है? या फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है? और ऑल ऑफ द अबव क्या होगी करेक्ट आंसर? यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? क्या करती है यूरिनरी सिस्टम, क्या करेगी? यस, ऑल ऑफ द अबव, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। यूरिनरी सिस्टम आपका ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट करती है, ब्लड पीएच भी रेगुलेट करती है और ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यूरिनरी सिस्टम आपका फंक्शन क्या क्या है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय, म्यूकस किससे सिक्रेट होती है, म्यूकस किस सेल से सिक्रेट होती है, शेफ सेल, गॉबलेट सेल, टी सेल या फिर एम सेल, किस सेल से म्यूकस सिक्रेट होती है, म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय इन व्हिच सेल, किस सेल से म्यूकस सिक्रेट होती है, यस म्यूकस आपका गॉबलेट सेल से सिक्रेट होती है, गॉबलेट सेल से सिक्रेट होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गॉबलेट सेल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेफ्ट एबी वाल्व इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहेंगे, लेफ्ट एबी वाल्व को हम क्या कहेंगे, राइट एबी वाल्व होती है, लेफ्ट एबी वाल्व कहती है, लेफ्ट एबी वाल्व को हम क्या कहेंगे, हार्ट में कितने चेम्बर होती है, हार्ट में 4 चेम्बर होती है ना, ह्यूमन हार्ट में कितना चेम्बर्स होती है, 4 चेम्बर्स होती है। तो लेफ्ट साइड का जो एबी वाल्व है उसको हम क्या कहेंगे, सेमिलोनर वाल्व, मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व या फिर फोसा ओवेलिस, क्या कहेंगे, लेफ्ट एबी वाल्व को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट एबी वाल्व इज ऑल्सो नोन एज, क्या होगी, मिट्रल वाल्व, ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। और क्या कहेंगे, लेफ्ट एबी वाल्व को हम क्या कहेंगे, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व इज द करेक्ट आंसर, मिट्रल वाल्व इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इज़ नोन एज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग का मन सांस लेने से डिफ़िकल्टी होती है उसको हम क्या कहेंगे, यूपनिया, एपनिया, डिस्पेनिया या फिर ट्राइकपेनिया, क्या कहेंगे, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को हम क्या कहेंगे, सांस लेने से तकलीफ होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इज नोन एज, क्या कहेंगे, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इज नोन एज, यस इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डिस्पेनिया, डिस्पेनिया कहेंगे, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इज ऑल्सो नोन एज डिस्पेनिया, डिस्पेनिया इज द करेक्ट आंसर, डिस्पेनिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी मौका मिले एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, है ना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एडम्स एप्पल इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल्स को क्या कहते हैं, ओरोफेरिंग्स को कहते हैं क्या, एपिग्लोटिस, थायराइड कार्टिलेज या फिर कैरिकॉइड कार्टिलेज, किसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, एडम्स एप्पल किसको हम कहते हैं, एडम्स एप्पल हम किसको कहेंगे, यस एडम्स एप्पल हम किसको कहेंगे, थायराइड कार्टिलेज को कहेंगे, थायराइड कार्टिलेज को हम क्या कहेंगे, एडम्स एप्पल, थायराइड कार्टिलेज को हम क्या कहेंगे, एडम्स एप्पल्स, है ना। याद रखना है एडम्स एप्पल किसको कहते हैं, थायराइड कार्टिलेज को, थायराइड कार्टिलेज को क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन कितना होती है इन कार्डिक साइकिल में, कार्डिक साइकिल में वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, सिस्टोल बोला है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन कितना होती है, 0.8 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड या फिर 0.4 सेकेंड, कितने सेकेंड्स होती है कार्डिक साइकिल में आपका ड्यूरेशन कितना होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की कितना होती है,
अगर ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टल कहता तो हम क्या कहते, वेंट्रिकुलर कार्डिक साइकिल बोलता तो हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर कार्डिक साइकिल बोलता तो हम क्या कहते, 0.8 सेकेंड है ना, 0.8 सेकेंड कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टल। इधर यहाँ पे क्या बोला है, वेंट्रिकुलर सिस्टल बोला है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टल का आंसर क्या हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। और अगर डायस्टल पूछता तो हम क्या कहते, अगर डायस्टल वेंट्रिकुलर डायस्टल पूछते तो हम क्या कहते, 0.5 सेकेंड कहते हैं ना। और टोटल अगर वेंट्रिकुलर सिस्टल खाली वेंट्रिकुलर बोलता, खाली वेंट्रिकुलर कार्डिक साइकिल बोलता तो हम क्या कहते, 0.8 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टल कितना है, 0.3 है, डायस्टल क्या है, 0.05 है, और टोटल क्या है, 0.8 है। इसको याद रखना है, पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच्योर आरबीसी सर्वाइव्स फॉर डैश डे इन द सर्कुलेशन, कितना डे लेती है, मैच्योर आरबीसी कितने दिन तक सर्वाइव करती है सर्कुलेशन में, आपका मैच्योर आरबीसी कितने दिन सर्वाइव करती है, या फिर आपको पूछेगा आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होती है, क्या होगी करेक्ट आंसर, 2 to 4 डेज, 120 डेज, 11 to 14 डेज, या फिर 8 to 10 डेज, क्या होगी करेक्ट आंसर, मैच्योर आरबीसी फॉर डैश डे इन द सर्कुलेशन सर्वाइव्स फॉर डैश डे, कितने दिन रहते हैं ये सभी को पता है, 120 डेज सर्वाइव करती है ना। मैच्योर आरबीसी कितने दिन सर्वाइव करती है, 120 डेज। आरबीसी का लाइफ स्पान कितने होती है, 120 डेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सपायर्ड एयर में क्या क्या रहती है, लेस ऑक्सीजन, मोर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एक्सपायर्ड एयर कंटेन क्या क्या रहती है एक्सपायर्ड एयर में, एक्सपायर्ड एयर में क्या क्या रहेगी, एक्सपायर्ड एयर कंटेन लेस ऑक्सीजन, मोर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या होगी करेक्ट आंसर, यस इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। एक्सपायर एयर में आप अगर सांस छूटते हो उसमें क्या क्या रहती है, लेस ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, और साथ में वाटर वेपर भी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपगेशन ऑफ फूड थ्रू जीआईटी ऑकर्स बाय, प्रोपगेशन ऑफ फूड थ्रू जीआईटी ऑकर्स बाय किस तरह की होती है, एनाफाइलेक्सिस, डायलिसिस, या फिर पेरिस्टेलिस, या फिर पेरिस्टोलिस। क्या होगी करेक्ट आंसर, प्रोपगेशन ऑफ फूड थ्रू जीआईटी ऑकर्स बाय, कैसे ऑकर होती है, थ्रू जीआईटी ऑकर्स बाय, देखिए आप लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सी और डी तो सेम है, नहीं सी और डी सेम नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोग को सिर्फ ध्यान देना है इसको, इसके बीच में क्या फ़र्क है सी और डी में, सी और डी में क्या फ़र्क है, ई और ए का फ़र्क होती है ना। देखिए अगर आप जल्दी आंसर कर लेंगे तो आपका आंसर गलत भी हो सकती है ना, गलत भी हो सकती है। इसका आंसर क्या होगा, कौन सी हो जाएगी, प्रोपगेशन ऑफ फूड थ्रू जीआईटी ऑकर्स बाय पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट की द्वारा होती है ना, पेरिस्टेलिसिस होती है, पेरिस्टेलिसिस। देखिए इधर टी ई दिया हुआ है, लेकिन आप अगर सी आंसर करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें TALILSIS हो जाएगा ना, थोड़ा सा ट्रिकी करके दिया है क्वेश्चन। इस तरह की क्वेश्चन देखना है, ध्यान में रखना है।
आराम से आपको आंसर करना है, आराम से आंसर करना है, नहीं तो देखिए आप जानते हैं फिर भी आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर 13 इज, क्लॉटिंग फैक्टर 13 का नाम क्या है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन्स है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है या फिर क्रिसमस फैक्टर है। क्या है फैक्टर 13 का नाम क्या है, फैक्टर 13 का नाम क्या है। दोस्तों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी से और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर क्वेश्चन को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फैक्टर 13 का फैक्टर 13 का नाम क्या है, फैक्टर 13 क्या होती है, फैक्टर 13 आपका फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होती है ना। फैक्टर 13 क्या होती है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होती है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार फैक्टर्स के नाम वगैरह देख लेते हैं। कभी कभी आंसर क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा सा हम देख लेंगे एक बार फैक्टर्स के नाम क्या क्या है। फैक्टर 1 क्या है, फैक्टर 1 को हम क्या कहेंगे, फाइब्रिनोजन। फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 4 क्या है, कैल्शियम आयन। 5 लेविल फैक्टर। 6 स्टेबल फैक्टर्स। फैक्टर 7 क्या है, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर है, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर है। फिर आपका फैक्टर 9 क्या है, फैक्टर 7 क्या है, स्टेबल फैक्टर है। फैक्टर 8 क्या है, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर है। फैक्टर 9 क्या है, क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर को हम किस फैक्टर से जानते हैं, फैक्टर 9 के नाम से जानते हैं। फिर फैक्टर 10 क्या है, पावर फैक्टर होती है। फैक्टर 11 क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट होती है, पीटीए होती है ना, 11 फैक्टर। और फैक्टर 12 को हम क्या कहते हैं, हैगमैन फैक्टर कहते हैं। फैक्टर 12 हैगमैन फैक्टर। और फैक्टर 13 को हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये था हमारा 13 फैक्टर्स। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑल फैक्टर्स का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दीजिए।